हिस्ट्री के में से जो मिडिवल है वो कहाँ गई, एंशिएंट हिस्ट्री कहाँ गई? ये तो सीधा मॉडर्न हिस्ट्री पे आ गया। यहाँ तो इंडियन कल्चर लिखा हुआ है, तो क्या एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री है नहीं क्या मेंस में? आप देखो यहाँ वो कह रहा है एंशिएंट से मॉडर्न टाइम में आपसे पूछेंगे कल्चर, ये भी 18th सेंचुरी से था। यानी भारत का इतिहास और वर्ल्ड का इतिहास हमें एक ही टाइम पीरियड से पढ़ना है, और यहाँ लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से चालू होगा। ये ज्योग्राफी बड़ी ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें ज्योग्राफी भी है, इंडिया की ज्योग्राफी भी है, फिजिकल ज्योग्राफी भी है, इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी भी है, इसमें एनवायरमेंटल ज्योग्राफी भी है, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट भी है। कि जीएस पेपर 1 जो है वो बहुत हद तक जीएस पेपर 2 से मैच कर रहा है, जीएस पेपर 2 जो है वो जीएस पेपर 4 में हेल्प कर रहा है, जीएस पेपर 4 है वो जीएस पेपर 2 में हेल्प कर रहा है। ये तीनों के तीनों पेपर जीएस 3 को मिला लो आप, जीएस 3 में भी जीएस 1 का बहुत बड़ा रोल है, जीएस 2 का बहुत बड़ा रोल है, इन सब का ऐसे में बहुत बड़ा रोल है, और बहुत सारे ऑप्शनल्स का इन सारे पेपर्स पे बहुत बड़ा रोल है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। अगर आप मुझसे पूछें कि मेरी यूपीएससी की जर्नी में मैंने सबसे ज्यादा किन 2 बातों को महत्व दिया, तो मैं कहूंगा एक था यूपीएससी का सिलेबस और दूसरे थे पीवाईक्यूज। आज हम लेकर आए हैं सिलेबस का डिटेल्ड डिस्कशन। इससे पहले की वीडियो में यूपीएससी के बारे में बहुत सी बेसिक बातें हमने आपके साथ डिस्कस की। आज लेकिन सिलेबस को फोकस में रखा जाना है। इस सिलेबस के डिस्कशन में आप जानेंगे कि कैसे डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट सिलेबस को यूपीएससी ने डिफाइन करके आपको दिया है, और वो आपकी पूरी मदद करना चाहता है। कहीं सिलेबस में कुछ इश्यूज भी हैं, हम उन्हें भी जानेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सिलेबस के बारे में जरूर जानिएगा, क्योंकि सिलेबस को जाने बिना प्रिपरेशन बहुत ही महंगी पड़ सकती है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यदि मैं आपको बताऊं, वो इस सिलेबस को और पैटर्न को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो फोकस करते हैं स्ट्रेटजीज और आंसर राइटिंग पर। वो फोकस करते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ शॉर्टकट मिल जाए, वो उस बात पर लगे रहते हैं। उससे होता क्या है, उससे रिजल्ट होता है कि बहुत ही टाइम टेकिंग प्रिपरेशन बन जाती है उनकी। उन्हें बहुत टाइम लगता है कि वो प्रिपरेशन के एक अच्छे लेवल पर जा पाएं। अब प्रिपरेशन का अच्छा लेवल क्या होता है? प्रिपरेशन का अच्छा लेवल होता है सिलेबस का खत्म होना, उन सोर्सेस को पढ़ना जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उन सोर्सेस को इस तरीके से पढ़ना कि कम समय में ज्यादा आउटपुट निकल सके। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिलेबस को समझें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चाबी है उसको खोज रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये स्टेजेस हैं कैसी। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि 3 स्टेज होती हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में, लेकिन अगर आप ऑफिशियल यूपीएससी की नोटिफिकेशन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यूपीएससी कहती है इस एग्जाम की 2 स्टेज हैं। पहली स्टेज है प्रीलिम्स और दूसरी स्टेज है मेंस। वो मेंस के अंदर 2 बातें बोलते हैं कि एक रिटन एग्जाम होता है और एक इंटरव्यू होता है। अब ये मैं कोई रिकॉर्ड को सीधा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ने की वजह से ऐसा बोल पा रहा हूं, तो आप भी उसको ध्यान से पढ़िए। प्रीलिम्स जो होता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, जिसमें आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। मेंस जो होता है उसमें आपका एक रिटन टेस्ट होता है, जिसमें आपको लिखने होते हैं कुछ पेपर्स। हम देखेंगे कौन से पेपर्स लिखने होते हैं। और इंटरव्यू के दौरान आपका साक्षात्कार होता है, यानी इंटरव्यू लिया जाता है और फिर आप सेलेक्ट होते हो। प्रीलिम्स पेपर की अगर मैं बात करूं तो उसमें जीएस और सीसेट 2 चीजों को हम समझते हैं। जीएस का फुल फॉर्म जनरल स्टडीज है, सीसेट का सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है, यानी कि ये थोड़ा सा एप्टीट्यूड की तरफ जाता है और ये जनरल स्टडीज की तरफ जाता है, यानी कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोसाइटी, इन सब की तरफ जाता है। लेकिन इन दोनों में एक और मेजर अंतर है। मेजर अंतर ये है कि ये कट ऑफ सिद्ध करता है, ये कट ऑफ डिसाइड करता है, यानी इसके बलबूते आप मेंस लिखते हो। और ये जो है वो क्वालिफाइंग पेपर है, यानी पास इसमें होना भी पड़ता है। इसमें आपको 33% मार्क्स लाने पड़ते हैं। ये भी 200 नंबर का होता है, ये भी 200 नंबर का होता है, लेकिन दोनों 200 नंबर के तो होते हैं, परंतु इसमें आते हैं 100 क्वेश्चंस, इसमें आते हैं आपके 80 क्वेश्चंस। नेगेटिव मार्किंग दोनों में ही होती है और दोनों ही 2 आवर्स का टाइम आपको देते हैं। ये बेसिक्स आपको ऑलरेडी आई होप मालूम होगा। तो ये 2 पेपर होने के बाद आप सिर्फ मेंस के लिए लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं।
इन दो पेपर से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स जो एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मेंस लिखने के लिए एलिजिबल करता है, सिलेक्शन नहीं दिलाता है। ये जो मेंस एग्जाम है, नाम ही मेंस है, ये आपकी मेरिट में एक्चुअल में काउंट होता है, फाइनल मेरिट में। इसमें आपके बहुत सारे पेपर्स आते हैं, इसमें आपको लिखना पड़ता है, ये मेंस एग्जाम है। इसमें आप देखेंगे तो जीएस 1 से लेकर के जीएस 4 तक 4 पेपर हैं। इसमें ऑप्शनल के 2 पेपर हैं, तो 4 और 2 6, एक ऐसे का पेपर है 7, और आपके ये 7 पेपर होते हैं और 2 लैंग्वेज के बेसिकली पेपर होते हैं। तो 4 जीएस के पेपर, 2 ऑप्शनल के पेपर, एक ऐसे, ये आपको लिखना होता है। एक एक करके हम इनके बारे में सिलेबस स्पेशली जानेंगे। ब्रीफ में मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके 4 पेपर होते हैं, इनमें इन जनरल आपको बेसिकली 20 क्वेश्चंस लिखने होते हैं। जीएस 4 में थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन इन जनरल आपको 20 क्वेश्चंस लिखने होते हैं। जीएस 4 में आपको केस स्टडीज भी लिखनी होती है 6 के आसपास। ओके, फिर ऑप्शनल जो पेपर है, इसमें आपको 19 क्वेश्चंस लिखने होते हैं। मोस्ट ऑप्शनल्स में 19 क्वेश्चंस लिखने होते हैं। जो ऐसे होता है, इसमें आपको बेसिकली 2 टॉपिक्स पर, हाल फिलहाल तो 2 टॉपिक्स यूपीएससी पूछ रही है, वो चेंज भी कर सकती है। यदि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वहां उन्होंने लिखा है कि मल्टीपल टॉपिक्स पे आपको ऐसे लिखना होगा, कुछ फिक्स नहीं है, हाल फिलहाल 2 टॉपिक्स पे लिखवाती है। लैंग्वेज के जो पेपर होते हैं बेटा, ये 300 मार्क्स के होते हैं। 2 पेपर होते हैं, एक आपका इंग्लिश का पेपर होता है और एक आपका भारतीय भाषा, इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है। और इन 300 मार्क्स में से आपको कितना परसेंट लाना पड़ता है? आपको 25% मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं। ये तो बेसिक हो गया इनके बारे में, ठीक है। फिर होता है पर्सनालिटी टेस्ट, जो कि आपका इंटरव्यू है, वो 275 मार्क्स का होता है। ये सारे जो पेपर होते हैं वो 250 के होते हैं। हम आगे जाके भी इनके बारे में जानेंगे। ये जो लैंग्वेज के जो पेपर होते हैं, ये बेसिकली आपके इवेल्युएट किए जाते हैं पहले। अगर आपके 25% मार्क्स से ज़्यादा आते हैं या उतने आते हैं, तब आपके बाकी पेपर जो हैं वो इवेल्युएट होते हैं और फिर आपको बेसिकली इंटरव्यू के लिए कॉल दिया जाता है। तो इसके बेसिस पर आपको इंटरव्यू कॉल आता है और जब आप इंटरव्यू देते हैं, फाइनल जो टैली होती है उसमें फिर आपका फाइनल मेरिट बनता है और आप सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। आज का विषय चूंकि हमारा सिलेबस है तो हम उस पर फोकस करने शुरू करते हैं। प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसके बारे में अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं तो ऐसा कहा जाता है कि प्रीलिम्स में अंडर द सन कुछ भी पूछा जाता है। ये थोड़ा सा भ्रामक हो सकता है क्योंकि यूपीएससी ने तो सिलेबस दिया है। आप सिलेबस पढ़ते ही साथ समझ जाएंगे कि हाँ, अंडर द सन कुछ भी पूछा जा सकता है। आप एक एक लाइन को पढ़िए। पहली लाइन क्या कह रही है? पहली लाइन कह रही है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। सारा का सारा करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल डाल दिया। आप कुछ भी हो जाए वो पूछ सकते हैं कि भाई ये करंट अफेयर्स में था। तो ये सिद्ध करता है कि यस, प्रीलिम्स में अंडर द सन कुछ भी पूछा जा सकता है। पोटेंशियली पूछा जाता है कि नहीं वो अलग बात है। फिर आप देखेंगे कि जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो इंडिया की और इंडियन नेशनल मूवमेंट की इन्होंने पकड़ी हुई है। क्या विश्व का इतिहास उन्होंने पूछा? नहीं पूछ रहे हैं। तो ध्यान से एक बात समझ लीजिए, विश्व का इतिहास नहीं बोला है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया बोली है। फिर आप देखिए इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, यहां ज्योग्राफी दुनिया की आ गई। तो हाँ, यहां आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी फिजिकल है, सोशल है, इकोनॉमिक है, ठीक है। इंडिया एंड द वर्ल्ड, फिर से लिख दिया, इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडियन पॉलिटी, आप देखो वर्ल्ड पॉलिटी नहीं है कोई, इंडियन पॉलिटी है और गवर्नेंस है, जिसके अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी और राइट्स इशू आपको जानने होते हैं। ये भी बहुत वेग तरीके से लिखा है, इतने तक सीमित नहीं होता है, वो इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ पूछते हैं। दे कैन आस्क वे बियॉन्ड दिस सिलेबस विच इज रिटन हियर। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एटसेट्रा। इसमें आपके सारे के सारे स्कीम्स, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, वो सब आ जाते हैं और इकोनॉमी भी आ जाती है। ये इकोनॉमी हो गई। इकोनॉमी के बाद क्या आता है? आपका आता है एनवायरनमेंट, जिसमें खास तौर पर एक बात ध्यान से सुनो, यहां लिखा हुआ है दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, मीनिंग दैट जनरल इशू ऑफ एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज विल बी आस्क्ड, बट इफ यू लुक एट द क्वेश्चंस they have gone beyond a general understanding of environment and ecology. They ask
very deep questions sometimes, not all the questions, some questions are very deep. So here you will find an aberration. यहाँ आपको एक थोड़ी सी इशू दिखेगा सिलेबस में. मैं आपको एक और बहुत बड़ा इशू बताऊंगा आगे चल के. जनरल साइंस, बस इतना लिखा हुआ है जनरल साइंस, तो आप समझ सकते हैं कि जनरल साइंस में क्या कुछ आ सकता है. बायोलॉजी आ सकती है, केमिस्ट्री आ सकती है, जूलॉजी आ सकती है, बॉटनी आ सकती है, रॉकेट साइंस भी आ सकता है, न्यूक्लियर साइंस भी आ सकता है, रोबोटिक्स भी आ सकती है. सो जनरल साइंस में आपका सब कुछ आ जाएगा. क्या नहीं आएगा वो आप समझ जाइए. यहाँ पे इंडिया की हिस्ट्री आएगी पूरी, बिल्कुल आएगी. एंशिएंट, मॉडर्न, मिडिवल सब आएगा. पोस्ट इंडिपेंडेंस आएगा, बिल्कुल आएगा. हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा हुआ है. क्या दुनिया की हिस्ट्री आएगी? नहीं आएगी. आप समझ रहे हैं मेरी बात. ये हो गया आपका प्रीलिम्स के जीएस का सिलेबस. अब चलते हैं सीसेट के सिलेबस में. ये मुझे सबसे नाकारा सिलेबस लगता है, क्योंकि जो न्यू पैटर्न है सीसेट का, उसमें इसका प्रयोग बड़ा ही कम कर पाता है बच्चा. आप अगर पेपर उठाएं पिछले साल का, आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं. कॉम्प्रिहेंशन तो अभी आ रहे हैं, लेकिन बाकी चीजें बड़ी गड़बड़ा गई हैं. अब आप देखेंगे तो नंबर सिस्टम हावी हो रखा है, नंबर सिस्टम हावी हो रखा है, और इसका लेवल भी उन्होंने कैट को टच करा दिया है. कैट के बियॉन्ड भी कहते हैं कई लोग. अब ये ओपिनियन की बात है, मेरा ओपिनियन, आपका ओपिनियन. लेकिन अगर आप सीसेट का पेपर देखें, पैटर्न देखें, डिफिकल्टी देखें, तो इस सिलेबस का प्रयोग बड़ा ही कम किया जा सकता है. तो जो मैं बात कहता हूं कि सिलेबस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीसेट मुझे गलत सिद्ध कर देता है, क्योंकि इसके सिलेबस से आप हेल्प नहीं ले सकते. यहां लिखा हुआ है क्लास 10th लेवल. आप पेपर देख लीजिए, वो बियॉन्ड जा रहा है 10th के. लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी ये अभी भी आती है. इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स ये थोड़े से कम आते हैं. कॉम्प्रिहेंशन अलग से आते हैं. जनरल मेंटल एबिलिटी आती है, क्यूब्स वगैरह के क्वेश्चन पूछते हैं. देन डेटा इंटरप्रिटेशन, इस पे इतने चार्ट्स वगैरह पे क्वेश्चंस मैंने नहीं देखे हैं, रिसेंट टाइम में तो नहीं देखे हैं. और बेसिक न्यूमरेसी ये थोड़ा सा डोमिनेट अभी कर रहा है, बट यूपीएससी कैन चेंज एनी टाइम. UPSC has its own mind, UPSC has its own choices. They can make whenever they want to make it. So keep in mind, this is the syllabus. I doubt it is class 10th level. I highly doubt it. All right. So this is prelims syllabus. Now prelims is considered one of the most tricky part of this preparation, because the syllabus, if you understood the syllabus, then you will understand why it is very tricky, because the syllabus is very vague, very open. Now let us come to the mains syllabus. I would say one thing about mains syllabus that is very important. Please keep in mind, mains syllabus is highly important. Highly important. Because I will tell you, if you look at the question paper, UPSC question paper, line by line of syllabus, there will be questions. This will not be violated very much. So it is very important that you understand and study mains syllabus nicely. Let us look at the first paper, that is paper 1, that is essay. Alright, they have defined essay. This syllabus which they have given, UPSC ने जो syllabus दिया है essay का, वो basically निबंध की परिभाषा है, essay का definition है. This is definition of essay, in my opinion. If you read it, you will understand. They are saying that we will be asking you to write on multiple topics. So in future, if they are asking, right now they are asking on 2 topics, they can ask on 3 also. So multiple topics, be ready for that. They will be expected to keep closely to the subject. This is first line of the syllabus. This is syllabus cum direction. That आपको subject देंगे, उससे closely चलना, और आपको आपके जो थॉट्स हैं, जो आइडियाज हैं, वो एक ऑर्डरली और कंसिस्टेंट फैशन में आपको बनाने हैं. यानी आप एक कंसिस्टेंट तरीके से चलोगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है. जैसे ही हम आगे का सिलेबस देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि ऐसे का जो एक्चुअल सिलेबस है वो GS 1 2 3 4 का सिलेबस है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि आपको एक ऑर्डरली फैशन में अरेंज करना है. और यूपीएससी का जो सिलेबस है बड़े ऑर्डरली तरीके से अरेंज्ड है, उसको आप तरीका बना लोगे अपने ऐसे लिखने का कहीं ना कहीं. एंड राइट कंसाइजली, आपको बहुत कम शब्दों में लिखना है, और क्रेडिट दिया जाएगा इफेक्टिव और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन के लिए. मीनिंग आपको आज एक चीज क्लियर कर देता हूं कि यूपीएससी की आंसर राइटिंग में या यूपीएससी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए आपको एक्सप्रेशन पे काम करना चाहिए, करना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है, एटलीस्ट ऐसे में लिखा हुआ है दैट क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन. मैं इस लाइन को उठा के सारे सब्जेक्ट के सिलेबस में चिपका देता हूं कि भाई इस पे क्रेडिट मिलेगा. क्रेडिट का मतलब होता है मार्क्स मिलेंगे.
ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अब हम जंप करते हैं पेपर 2, दैट इज जीएस पेपर 1, जनरल स्टडीज 1। ये आपका दूसरा पेपर होता है जब आप मेंस लिखते हो। इसमें 3 हिस्से आते हैं, एक है हेरिटेज कल्चर हिस्ट्री का, दूसरा है ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में हम भी हैं तो माने ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया इंक्लूडिंग, तीसरा है सोसाइटी का, इंडियन सोसाइटी का, बट उसमें ग्लोबलाइजेशन वगैरह आ जाता है तो सोसाइटी इन जनरल आप समझ लो कि वो सोसाइटी के बारे में पूछते हैं, लार्जली इंडियन सोसाइटी के बारे में पूछते हैं। इसमें क्या है, अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखो, मैं क्यों कहता हूं सिलेबस इंपॉर्टेंट है, सिलेबस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताएगा कि आपको पढ़ना क्या है। जैसे कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एंशिएंट पढ़ना है मेंस के लिए, मेडिवल पढ़ना है मेंस के लिए, आर्ट एंड कल्चर कब पढ़ना है, कब का पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, चोलाज पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। मेंस में बहुत क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। वो कह रहे हैं इंडियन कल्चर विल कवर सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, किताबें, आर्ट फॉर्म्स का मतलब क्या हो गया, आर्ट फॉर्म्स का मतलब डांस, म्यूजिक, टेम्पल, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर और आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। और इसमें लिखा हुआ है इंडियन कल्चर, यानी इंडियन कल्चर के अंदर 3 चीजें, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न टाइम तक पूछी जाएंगी। हड़प्पा भी पूछा जाएगा, मॉडर्न टाइम की चीजें भी पूछी जाएंगी। ये हो गया आपका आर्ट एंड कल्चर के लिए, इंडियन कल्चर के लिए। फिर वो कहते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूछी जाएगी। वो कहां से पूछी जाएगी, मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। लेकिन सर हिस्ट्री के में से जो मिडिवल है वो कहां गई, एंशिएंट हिस्ट्री कहां गई, ये तो सीधा मॉडर्न हिस्ट्री पे आ गया। यहां तो इंडियन कल्चर लिखा हुआ है, तो क्या एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री है नहीं क्या मेंस में? आप देखो यहां वो कह रहा है एंशिएंट से मॉडर्न टाइम में आपसे पूछेंगे कल्चर, और फिर सीधा कह रहा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूछेंगे हम तो मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी से। तो यहां आप क्लियर कर लो एक बात कि एंशिएंट और मिडिवल जो हिस्ट्री का पार्ट है वो इसमें मेंशन नहीं है सिलेबस में। लेकिन वो क्या करेंगे, कभी कभी आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर के थ्रू कभी कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सप्लिसिटली सिलेबस अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि इंडियन कल्चर है और फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है। फिर आप देखो वो सीधा फिर फ्रीडम स्ट्रगल पर चले जाते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल जो कि बाद में जब चालू हुई 1947 में, जब हमें आज़ादी मिली, वहां तक की जो हिस्ट्री है वो आप पूछते हैं, और सारे पार्ट्स ऑफ द कंट्री के पूछते हैं, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी रीजनल जो हिस्ट्री है फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो कुछ हुआ, अपने देश का पुनर्गठन हुआ, जिस तरीके से राज्य बने, टूटे, वो भी आपके हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। तो वहां तक आ गए। फिर आ जाते हैं हम कि हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जो कि प्रीलिम्स में नहीं थी, वो यहां दिख रही है आपको, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और वो भी 18th सेंचुरी से दिख रही है, ये भी 18th सेंचुरी से था। यानी भारत का इतिहास और वर्ल्ड का इतिहास हमें एक ही टाइम पीरियड से पढ़ना है। और यहाँ लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से चालू होगा, वर्ल्ड वॉर होंगे, नेशनल बाउंड्रीज ड्रॉ होंगी, कॉलोनाइजेशन होगा, डीकॉलोनाइजेशन होगा, पॉलिटिकल फिलोसफीज आएंगी, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, ये सब आएंगे। अब आप क्या करना, मैं आपको एक सलाह देता हूँ, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो मेंस के लिए, तो आप इन दोनों को साथ में लेके चलना, विश्व के इतिहास को और भारतीय इतिहास को साथ में लेके चलना, आपको फायदा होगा, बेनिफिट होगा आपको, आप अच्छे से उसको रिलेट कर पाओगे। तो सिलेबस पढ़ने से आइडिया लगा कि यार भारत और विश्व का इतिहास मेंस के लिए एक जगह से चालू हो रहा है, तो क्यों ना उनको साथ में पढ़ा जाए, अच्छे तरीके से पढ़ा जाए। और फिर आप जब इसको खत्म कर लें तो आप पोस्ट इंडिपेंडेंस की शुरुआत कर देना, क्योंकि अंग्रेज जैसे ही छोड़ के जाएंगे, एक मेस छोड़ के जाएंगे, उस मेस में भारत आजाद होगा, और भारत आजाद होगा तो कंसोलिडेशन चालू होगा, वो फिर यहां से चालू हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा हिस्सा जो GS 1 में आता है वो सोसाइटी का आता है। सोसाइटी के अंदर जो है भारतीय समाज साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको भारतीय समाज के सेलिएंट यानी बहुत ही शानदार जो हिस्से हैं, जो फीचर्स हैं, वो आपको पढ़ने हैं, और डाइवर्सिटी पढ़नी है इंडिया की, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिटी में क्या क्या आ जाएगा, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, ट्राइब, नॉन ट्राइब, ये सब आपको पढ़ना है। कितने एथनिक ग्रुप हैं, कितने लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, कितने रिलीजियस ग्रुप्स हैं, ये सब आपको पढ़ना है। बहुत सारी एथनिसिटीज हैं, वो डाइवर्सिटी आपको पढ़नी है। फिर रोल ऑफ विमेन, विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। देखो विमेन के बारे में ये दो आपको साफ साफ चीजें लिखी हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है विमेन की, उनका रोल, और विमेन का रोल सोसाइटी में क्या है, समाज में क्या है, ये आपको पढ़ना है। फिर वो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन, उसके एसोसिएटेड इशू, बढ़ रही है, घट रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, क्या इश्यूज हैं। पॉवर्टी आ गई, डेवलपमेंटल इश्यूज आ गए, अर्बनाइजेशन आ गया, प्रॉब्लम आ गई उसकी, और रेमेडीज आ गई।
तो अर्बनाइजेशन आपको इसमें कवर करना है, पॉवर्टी इसमें आपको कवर करना है, डेवलपमेंटल इश्यूज आपको इसमें कवर करना है, ठीक है, ये आपको कवर करना है। फिर आ जाता है ग्लोबलाइजेशन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक टर्म है ग्लोबलाइजेशन। वो कहता है कि भारतीय समाज जो है वो सबसे जुड़ा हुआ है, तो वो कह रहे हैं आप इसको भी पढ़ो। तो आपको थोड़ी सी बाहर की सोसाइटीज को भी जानना पड़ेगा, आपको वेस्टर्न सोसाइटीज की वैल्यूज को जानना पड़ेगा, तभी आप ग्लोबलाइजेशन को अच्छे समझ पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि इंडियन सोसाइटी कैसे इंपैक्ट हो रही है उनसे। फिर आप देखेंगे कि सोशल एम्पावरमेंट। अब यहां तक आपने क्या किया, देखिए सिलेबस कितना ब्यूटीफुली डिजाइन्ड है। यहां तक आपने समझा कि भारतीय समाज कैसा है, उसमें विमेन का रोल कैसा है, अर्बनाइजेशन कैसा है, पॉवर्टी कैसी है। फिर आपने देखा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उससे चेंज हो रहा है समाज में। फिर वो कह रहा है कि आप बताओ कि सोशल एम्पावरमेंट के लिए क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कमियां देखेंगे। फिर वो कह रहा है कि कम्युनलिज्म जो है उसका इशू क्या है, रीजनलिज्म का इशू क्या है और सेक्युलरिज्म का इशू क्या है। तो फिर वो आपसे इश्यूज पूछ रहा है। इस तरीके से सिलेबस बड़ा ही मेटिकुलसली डिजाइन्ड है। आगे आप देखोगे कि ज्योग्राफी आ जाती है। ज्योग्राफी में बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये है कि ज्योग्राफी वो बड़े ही मेटिकुलस तरीके से सब कुछ पूछना चाहता है ज्योग्राफी में, लगभग। और उसके क्वेश्चंस भी अगर आप देखेंगे तो बड़े ही ऐसे आए हैं, जैसे क्रास्ट उसने टोपोग्राफी पूछ ली थी, मतलब उसने पूछ लिया था कि जो आपके पुरवैया है वो कल्चरली ऐसी क्यों है। उसने पूछ लिया था कि जो क्रास्ट टोपोग्राफी नहीं, उन्होंने पूछा था कि जो आपके स्वीडन के साइड में जो पिक्चरस्क जो एरियाज हैं वो क्यों है पिक्चरस्क, उन्होंने पूछ लिया था। तो थोड़े से अजीब क्रायोस्फीयर पे एक बार क्वेश्चन पूछा था जो किसी को नहीं मालूम था, क्योंकि ज्योग्राफी में सिलेबस में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी लिख दी, उसके सैलिएंट फीचर्स पढ़ो, लगभग सब कुछ आ गया। फिर वो कह रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको पढ़ो, कहाँ कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत सारी चीजें आती हैं। फिर वो कह रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, साउथ एशिया एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट, रिसोर्सेज सब जगह के पढ़ो, डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह का पढ़ो। फिर वो कह रहा है कि बताओ आप कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैक्टर्स की, कि लोकेशन जो इंडस्ट्रीज की है, सेक्टर्स की है, वो किस बेसिस पे होती है। अगर प्राइमरी सेक्टर है तो क्यों लग रहा है यहाँ, सेकेंडरी सेक्टर है तो क्यों लग रहा है यहाँ, वो लोकेशन के फैक्टर्स जानना चाहता है। तो रिसोर्स और इंडस्ट्री पूछ ली, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी पूछ ली। देन वो जा रहा है, बहुत सारे जियो फिजिकल फिनोमेना होते हैं, लाइक अर्थक्वेक होता है, सुनामी आती है, साइक्लोन होता है, वोल्केनो होता है, वो इनके बारे में स्पेसिफिकली बोल रहा है। तो इन पे से एक पक्का क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये आ जाता है। फिर वो कह रहा है कि आप ज्योग्राफिकल फीचर्स, उनके लोकेशन में जो चेंजेस आते हैं और क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं जैसे कि वाटर बॉडीज, आइस कैप्स और उनमें फ्लोरा फोना, यानी वो ये कहना चाह रहा है कि जितने भी ज्योग्राफिकल फीचर्स आप समझ सकते हो, माउंटेन समझ सकते हो, आइस कैप समझ सकते हो, वाटर बॉडीज समझ सकते हो, उनमें फ्लोरा फोना भी देखो, उसमें चेंजेस भी देखो, उनके लोकेशंस भी देखो, कहाँ है, क्यों है, क्या चेंज हो रहा है, और वहाँ की जो वनस्पति है या जो जीव जंतु है उनमें क्या चेंज हो रहे हैं। तो एक तरीके से इन्वायरमेंट भी यहाँ उन्होंने पकड़ लिया। तो ये जो ज्योग्राफी है, ये ज्योग्राफी बड़ी ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें ज्योग्राफी भी है, इंडिया की ज्योग्राफी भी है, फिजिकल ज्योग्राफी भी है, इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी भी है, इसमें एनवायरमेंटल ज्योग्राफी भी है, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट भी है। तो ये GS3 से भी कनेक्ट करता है, ये GS3 से बहुत अलग अलग एंगल से कनेक्ट करता है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है सिलेबस का। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं हम पेपर 3 पर, जो कि GS पेपर 2 है। इसके अंदर भी जो डिविजन्स है वो डिवीजन है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। ये 4 चीजें इसमें इंक्लूडेड है। एक एक करके फटाफट देखते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो बड़े क्लियर तरीके से उन्होंने बता दिया है कि आपको क्या पढ़ना है और इसी को पढ़ना। उन्होंने बोला कि आप हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स पढ़ो कि ऐतिहासिक तौर पर संविधान कैसे बना। फिर वो कह रहा है उसका इवोल्यूशन हुआ और फीचर्स जो हैं वो कैसे हैं उसमें, यानी इवोल्यूशन हुआ उसका कोर्ट के जरिए, अमेंडमेंट्स के जरिए, और उसमें कुछ फीचर्स ऐड हुए और जो प्रोविजंस हैं और बेसिक स्ट्रक्चर हैं वो आपको ध्यान से पढ़ने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि भारतीय संविधान को आपको कैसे पढ़ना है मेंस के लिए कि भारतीय संविधान को आपको कैसे पढ़ना है मेंस के लिए। आपको भारतीय संविधान को पढ़ना है, उसमें जो इवोल्यूशन चल रहा है, जिस तरीके से वो आया और जिस तरीके से उसमें इवोल्यूशन चलते रहे और उसके जो स्पेशल फीचर्स हैं उनको आपको पढ़ना है। फिर आप देखोगे कि यूनियन और स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और फंक्शंस हैं वो आपको पढ़ने हैं, और जो भी इश्यूज और चैलेंज आ रहे हैं अपने फेडरल स्ट्रक्चर में, ध्यान से देखो लिखा है उसने इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर। तो फेडरल स्ट्रक्चर को किस डायरेक्शन में पढ़ना है,
पहले जान लो फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, फिर इश्यूज जान लो, चैलेंजेस जान लो, ऑब्वियसली सॉल्यूशन जानना पड़ेंगे। तो ये सिलेबस से समझ में आएगा। और फिर कह रहा है डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयरइन, यानी लोकल लेवल तक, माने वो पूरा फेडरल जो स्ट्रक्चर है, यानी कि सेंटर है, स्टेट है और फिर लोकल बॉडीज हैं, वो ये कह रहा है इस पूरे स्ट्रक्चर को समझो, इसमें क्या परेशानियां हैं और क्या इनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये मैं मेंस में पूछूंगा। और ये पूछता है, आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लो, आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। फिर आप आगे चलोगे, सेपरेशन ऑफ पावर आ जाएगा। सेपरेशन ऑफ पावर में वो यही पूछेगा कि आप ये बताओ कि जो मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सेपरेशन ऑफ पावर के इश्यूज की वजह से जो आते हैं वो क्या है और कैसे रिजॉल्व करते हैं, वो आपसे पूछेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपैरिजन करवाता है। वो कहता है कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। यहां मैं बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बोलूंगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम कह रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम कह रहा है। मतलब कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइनिंग है वो कंपैरिजन करवाना चाहता है। तो याद रखो, लोग समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर करने, कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर नहीं करने, अंडरलाइंग स्कीम कंपेयर करनी है। यानी कि फेडरल स्कीम कैसी है, राइट टू इक्वालिटी की स्कीम कैसी है, आपकी डीपीएसपी की स्कीम कैसी है, आपकी सेकुलरिज्म की स्कीम कैसी है, तो वो कंपैरिजन करवाएगा वो। देन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर फंक्शंस कंडक्ट बिजनेस पावर्स प्रिविलेजेस, माने कि जो भी लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो और चाहे वो स्टेट के लेजिस्लेचर हो, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा हो, प्रेसिडेंट हो और या फिर आपके गवर्नर और आपके स्टेट लेवल के जो हाउसेस हैं, उनको मिला करके वो पूछना चाह रहा है सब कुछ कि पावर क्या है, प्रिविलेजेस क्या है, फंक्शंस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इश्यूज क्या है, क्या चल रहा है, सब कुछ पूछ रहा है वो। इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस, सो दिस विल बिकम एन इंपॉर्टेंट एरिया। फर्दर इसी के अंदर आता है अगेन आपका पूरा जुडिशरी ऑर्गेनाइजेशन पूरा आएगा, एग्जीक्यूटिव भी आएगा, जुडिशरी भी आएगा, जुडिशरी भी पूरा का पूरा आएगा, मिनिस्ट्रीज आएंगी, प्रेशर ग्रुप आएंगे, ठीक है, और फॉर्मल इंफॉर्मेशन एसोसिएशंस भी आएंगे। देन इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा कि आरपीए जो है एक एक्ट पूरा लिखा हुआ है, आपको वो पढ़ना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ये वो एक्ट है जिसके थ्रू अपना इलेक्शन कंडक्ट होता है। इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए संविधान ने बोला था कि पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाए, और वो यही वही कानून है, तो वो आपको पढ़ना रहता है। देन वो कहता है कि डिफरेंट बॉडीज हैं, उनमें अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इश्यूज कैसे होते हैं, और वही स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज, यानी जितनी भी बॉडीज हमारे यहाँ काम कर रही हैं, संवैधानिक और क्वासी जुडिशियल जो भी बॉडीज हैं, वो आपको पढ़ने हैं। उनके क्या मैंडेट होते हैं, उनके क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, वो कैसे बनते हैं और वो कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं, वो सारे पार्ट आपको पॉलिटी के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ने होते हैं। आगे जाके अगर देखो सोशल जस्टिस का पार्ट आता है इसके अंदर सोशल जस्टिस जो है वो आपके जीएस पेपर 1 से रिलेट करता है। जीएस पेपर 1 में आपने थोड़ा सा सोसाइटी में थोड़ा पढ़ा था, उसमें कुछ अपलिफ्टमेंट की बात हो रही थी, उसमें कुछ एम्पावरमेंट की बात हो रही थी, उसमें कुछ कम्युनिज्म की बात हो रही थी, कास्ट की बात हो रही थी, उसमें थोड़ी सी सोसाइटी वुमेन की बात हो रही थी। वहीं से ये चीज आगे बढ़ती है, ये GS2 है, गवर्नेंस है, तो इसमें सरकार आ जाती है। वो ये कहते हैं कि क्या इंटरवेंशंस लाई है सरकार उनको अपलिफ्ट करने के लिए। वो कहते हैं कि डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो कैसी चल रही है, एनजीओज का क्या रोल है उसमें, सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या रोल है उसमें, ग्रुप एसोसिएशन का, डोनर्स का, चैरिटीज का। आप नहीं मानेंगे, इन पे क्वेश्चन आए हुए हैं, इनका क्या रोल है। तो आप समझ रहे हो GS1 में आप क्या पढ़ रहे हो, GS1 में आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो कि है कैसा समाज, ज्योग्राफी कैसी है, हिस्ट्री कैसी है, वर्ल्ड की हिस्ट्री कैसी है, आए यहाँ कैसे। फिर सरकार आती है, सरकार वो को जो काम कर रही है उनमें क्या चैलेंजेस हैं, सरकार के इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, लॉज क्या हैं। जो पढ़े आपने वो इंस्टीट्यूशंस बने, उन इंस्टीट्यूशन ने क्या काम किया वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, वो काम क्या कर रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं वेलफेयर स्कीम्स कितनी चल रही हैं, क्या चल रही हैं, उनका काम कैसा है वल्नरेबल सेक्शन के लिए, और जो पॉपुलेशन सेंटर और स्टेट जो चला रहे हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है, और मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ द वल्नरेबल सेक्शन। वल्नरेबल सेक्शन में सबको ही आ जाते हैं जो भी वल्नरेबल है, चाहे वो आपके दिव्यांगजन हो या आपके बैकवर्ड, सो कॉल्ड बैकवर्ड क्लासेस हो, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें वल्नरेबल सेक्शन में आती हैं, और ये वल्नरेबल सेक्शंस के लिए क्या काम चल रहा है, तो ये वो वाला पार्ट है। फिर इशू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स। ये बहुत बड़ा पार्ट है सिलेबस का। वो GS पेपर 2 के अंदर हेल्थ डाल दिए, एजुकेशन डाल दिए और ह्यूमन रिसोर्स डाल दिए, यानी स्किलिंग का पूरा प्रोग्राम क्या हो रहा है, ह्यूमनाइजेशन का कैसा चल रहा है, प्राइमरी एजुकेशन कैसा चल रहा है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा साथ में।
यानी समाज कैसे आगे बढ़ रहा है। इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉवर्टी और हंगर जो है जीएस पेपर 1 में भी थे, पॉवर्टी इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी जीएस 1 में भी थे, यहाँ हंगर और आ गई, तो पॉवर्टी एंड हंगर यहाँ पे आ गए। तो सोशल जस्टिस जो है आप जीएस 1 और 2 में साथ साथ लेकर चल सकते हैं। तो एक सलाह देता हूं एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इन दोनों को हो सके तो एक साथ पढ़ने की कोशिश करें। आगे चलते हैं। गवर्नेंस में जो है आपका बहुत सारा पार्ट आता है, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, क्या क्या उनके एप्लीकेशन है, सक्सेस क्या है। जैसे अगर अपना यूपीआई की बात करो या अपना जो ई नाम पोर्टल है, बहुत सारे पोर्टल्स हैं, वो ई गवर्नेंस का पार्ट है। क्या लिमिटेशंस हैं, सिटीजन चार्टर आता है, ट्रांसपेरेंसी आता है, अकाउंटेबिलिटी आता है, और इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स जो आते हैं जो गवर्नेंस को अच्छा बना सकते हैं। फिर रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। देखो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो, यूपीएससी ने सिलेबस में एक चीज डाल रखी है कि आपका रोल क्या होगा डेमोक्रेसी में, क्योंकि आप सेलेक्ट हो रहे हो, इलेक्ट नहीं हो रहे हो। तो एक बहुत बड़ी लाइन लिखी है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट में सेलेक्टेड लोगों का क्या काम है। आप बताएं अगर कमेंट सेक्शन में कोई बता पाए। ये सिलेबस एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके लिए खड़ा कर देता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट में सेलेक्टेड लोगों का क्या काम है। ठीक है, आप इस पर विचार कीजिएगा। आगे देखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को देख लेते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आप समझ सकते हैं कि भारत के जो पड़ोसी हैं, इंडिया एंड इट्स नेबर, वो आते हैं। ठीक है, इंडिया एंड इट्स नेबर्स, सबसे पहले हम नेबर्स अपने पड़ोसियों को देखेंगे। फिर हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग्स पे, जो कि इंडिया को इन्वॉल्व करते हैं या इफेक्ट करते हैं इंडिया को। यानी जरूरी नहीं है कि इंडिया उनका पार्ट हो, नॉट नेसेसरी। G7 का पार्ट नहीं है हम, सिर्फ इनवाइटेड हैं, लेकिन वो हमें इफेक्ट करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, G7 क्वेश्चन में आ जाएगा। तो वो सारे बायलैटरल रीजनल ग्रुपिंग्स। देन इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स, ध्यान रखिएगा। कई लोग आपको गुमराह करेंगे, बोलेंगे यूपीएससी प्रिपरेशन में पॉलिटिक्स नहीं पढ़नी होती है, पॉलिटिक्स से दूर रहना। बिल्कुल नहीं, सिलेबस क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा। यानी जो भी ट्रंप साहब पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जो पॉलिसी लेके आ रहे हैं, उस पॉलिटिक्स की वजह से वो आपसे एक्सपेक्टेड है। आप समझो, पॉलिटिक्स भी समझो और पॉलिसी भी समझो, और उनका इफेक्ट समझो किन चीजों पर, भारत के इंटरेस्ट्स पर और इंडियन डायस्पोरा पर, यानी लोगों पर, भारतीय लोग जो बाहर रह रहे हैं, और इंडिया के इंटरेस्ट, घर पे जो इंटरेस्ट है उन पे। ठीक है, या हमारे इंटरेस्ट बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप ध्यान से समझ रहे हैं इस पार्ट सिलेबस को। देन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन अग्रीमेंट एंड देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। बेसिकली अंतरराष्ट्रीय तौर पर जितने भी अग्रीमेंट हुए हैं उनके क्या स्ट्रक्चर्स हैं और क्या उनके उपयोग हैं, ये नेक्स्ट पार्ट है। देन जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 3 को देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा, सीधा सा, सच्चा सा, सरल सा सिलेबस है इसका। क्विकली देखते हैं, अच्छे तरीके से डिवाइडेड है। 5 चीजें आपको दिखेंगी इसमें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिखेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखेगा, बायोडाइवर्सिटी दिखेगी, एनवायरनमेंट दिखेगा, सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट दिखेगा। इसमें हम देख लेते हैं इकोनॉमी के अंदर देखिए लगभग बहुत सारी चीजें कवर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कवर हैं। जैसे कि वो कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी और इश्यूज जो हैं प्लानिंग और मोबिलाइजेशन, रिसोर्सेज से जो लेना देना है, ग्रोथ से जो लेना देना है, डेवलपमेंट से जो लेना देना है। बेसिकली जो आप पहला क्वेश्चन जो पूछते हो ना आप कि यार हम ग्रो क्यों नहीं कर रहे, हाँ हम कहाँ जाएंगे, हम 2047 में डेवलप्ड हो जाएंगे, वो पहली लाइन है, इंडियन इकोनॉमी एंड इशू विथ ग्रोथ। देन फिर वो जो ग्रोथ हो रही है वो इंक्लूसिव नहीं हो रही है और उसमें इश्यूज हैं, तो इंक्लूसिव ग्रोथ सेकंड लाइन है सिलेबस की। देन गवर्नमेंट की बजटिंग आ जाती है क्योंकि उसको काउंटर करना है हमें। बहुत लॉजिकल सिलेबस है, देख रहे हो आप, आपको ऐसे ही याद होगा। तो आपने देख लिया कि गवर्नमेंट बजटिंग आ गई। फिर वो कह रहा है कि हम तो मेजर एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, तो फिर वो कह रहा है कि मेजर क्रॉप्स पढ़ो आप, क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ो आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में। फिर आप देखो कि इरिगेशन कितने टाइप का है, इरिगेशन सिस्टम में स्टोरेज क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है, मार्केटिंग कैसे करते हैं हम एग्रीकल्चर की। फिर वो कह रहा है कि जो भी इश्यूज आते हैं ई टेक्नोलॉजी का यूज कैसे कर सकते हैं फार्मर्स को हेल्प करने में। एग्रीकल्चर को कितने ब्यूटीफुली तरीके से लिख दिया कि जो क्रॉप है, क्रॉपिंग पैटर्न है, इरिगेशन है, स्टोरेज है, उसको पढ़ो। और फिर आप देखो मार्केटिंग कैसे हुई प्रोड्यूस की, और फिर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप ई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे उन्हें सॉल्व कर सकते हो। फिर आप आगे देखोगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडीज जो हम देते हैं फार्म में, उनका क्या रोल है, कितने इश्यूज हैं। देन वो कह रहा है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है
वो कैसा काम कर रहा है। क्योंकि हम करते क्या है, देखो जब ये पैदा होती हैं क्रॉप्स ना, तो इनका मेजर पार्ट जो होता है सरकार खरीदती है, एमएसपी देती है, तो वो नीचे ही लिखा हुआ है एमएसपी, यहीं से एमएसपी आ जाएगा। फिर फंक्शनिंग लिमिटेशन क्या है इनका, कैसे रिवैम्प कर सकते हैं, बफर स्टॉक कैसे बना सकते हैं, और टेक्नोलॉजी। अगेन देखो एग्रीकल्चर में आप हमेशा देखोगे कि कोई भी सिलेबस की लाइन लिखी होगी, बाद में टेक्नोलॉजी लिखी होगी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्रीकल्चर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी जरूर पूछेंगे, या आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप टेक्नोलॉजी जरूर लिखो। तो कोई भी इशू हो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। देखो सिलेबस इतना सब कुछ बता दे रहा है, सिलेबस से आप क्वेश्चन भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, भारत को समझ भी सकते हो, और सिलेबस से आप आगे का सोच सकते हो कि मुझे पढ़ना कैसे और क्या पढ़ना है। आगे देखिए, अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी इसी का पार्ट है, जिसमें वो पूरा का पूरा इसको जानना चाहते हैं कि वो कहाँ एस्टेब्लिश्ड है, कैसे चल रही है। फूड प्रोसेसिंग का मतलब होता है टमाटर पैदा किया, सॉस बना लिया, सॉस को फिर बेच दिया, उसको अच्छे तरीके से बनाया और फिर बेचा, वो फूड प्रोसेसिंग है। तो पूछता है वो कैसे बन रही है, क्या चल रही है, क्या इश्यूज है। देन वो कह रहा है कि लैंड के रिफॉर्म्स कैसे हुए, और इकोनॉमी में जो लिबरलाइजेशन हमने किया 1991-92 में, उसके क्या इम्पैक्ट है, क्या इम्पैक्ट रहे हमारे ऊपर, हमने जो मार्केट खोला अपनी इकोनॉमी को खोला, उसके क्या इम्पैक्ट रहे। देन वो कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करो और इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर में वो क्या बात करता है, वो कहता है एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट और रेलवेज। ये 1 2 3 4 5 चीजें उसने एक्सप्लिसिटली लिख रखी हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनसे डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आपको एक हिंट और दे देता हूं, जब भी कोई बच्चा इंटरव्यू देने जाता है, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, घूम फिर के एक क्वेश्चन जरूर आता है, या तो रोड पे आता है, रेलवे पे आता है, एनर्जी पे आता है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हमारी कंट्री में बहुत रिक्वायर्ड है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। देन आगे चलेंगे हम टेक्नोलॉजी में, देख लेते हैं। बड़ा ही सीधा सरल सा सिलेबस है, बहुत सिंपल सिलेबस है। वो कह रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी है, उसमें क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं और उनके एप्लीकेशन क्या है, और फिर उनका इफेक्ट क्या होगा एवरीडे लाइफ में। ये हम मेंस की बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहे। मेंस में वो आपको डायरेक्शन दे रहा है कि आप बताओ क्या हमने इन्वेंट किया और उसका क्या असर और एप्लीकेशन हो रहा है। सिंपल वही क्वेश्चन होगा, देख लेना आप क्वेश्चन उठा के देख लो, इसी को किसी तरीके से बोल के क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिर अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। वो ये कहना चाह रहे हैं कि कैसे भारत अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है और किन लोगों ने उसमें मदद की है। देन वो कह रहा है अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनोटेक, बायोटेक एंड इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी आईपीआर जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है, वो यूपीएससी के सिलेबस में है। बायोटेक्नोलॉजी यूपीएससी के सिलेबस में है, नैनो टेक्नोलॉजी यूपीएससी के सिलेबस में है, आईटी है, रोबोटिक्स है, लेकिन इनकी जनरल अवेयरनेस है। लिख दिया उसने अवेयरनेस, डीप नॉलेज नहीं, अवेयरनेस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। देन अब हम देख लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखी है, जो लोगों को सरप्राइज करती है कि यार एनवायरनमेंट इतना पढ़ते हैं लेकिन एक ही लाइन लिखी है, एक ही लाइन लिखी है। उसमें क्या बताया उन्होंने बोला कि हम बचा कैसे रहें, कंजर्वेटिज्म कैसे है, कंजर्वेशन कैसे है। देन वो कह रहे हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैसे हो रहा है, और फिर कह रहे हैं डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, और फिर कह रहे हैं कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को पढ़ लो। यहीं से हम क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, कंजर्वेशन कैसे कर रहे हो, डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, पोल्यूशन कैसे हो रहा है, और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की जो प्रोसेस होती है उसको आप पढ़ लो। ये मेंस का एनवायरनमेंट का सिलेबस हो गया। डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस सिर्फ इतना ही है, क्योंकि जीएस पेपर 1 में हमने बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर जरूर देखे। अब फिर नेचुरल के अलावा मैन मेड भी होते हैं, तो वो यहाँ कवर कर लो आप, तो जीएस 1 में उधर वो कवर हो जाएंगे, जीएस 2 में आप जीएस 3 में आप मैन मेड वाले कवर कर लो और आप उसको प्रिपेयर कर लो। देन सिक्योरिटी आ जाती है। सिक्योरिटी में बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, ये कई लोगों को इंटरेस्ट करता है, कई लोगों को बहुत बोरिंग भी लगता है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ कि बेसिकली ये बात करना चाहते हैं इस सिलेबस में कि यार जो एक्सट्रीमिज्म जो डेवलप हो रहा है, आप देखते हो कि एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, बांग्लादेश में अभी जैसे बढ़ रहा है, तो एक्सट्रीमिज्म का जो है बढ़ना वो कैसे डेवलपमेंट से कनेक्टेड है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया आपको, डेवलपमेंट से कैसे कनेक्टेड है और लैक ऑफ डेवलपमेंट से कैसे कनेक्टेड है। देन वो कह रहे हैं एक्सटर्नल स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल बताओ चैलेंज क्रिएट करने में इंटरनल सिक्योरिटी में। ये बड़ा ही खौलता और बबलता ये पार्ट है, ऐसे खौलता हुआ है, अभी चल रहा है, इस मोमेंट पे चल रहा है। तो ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब भी आप कोई न्यूज़ पढ़ो जहां कोई पाकिस्तान में कोई टेरर ग्रुप अगर इंडिया को धमकाए, बांग्लादेश का कोई आदमी बोले कि नहीं नॉर्थ ईस्ट को उड़ा देंगे, आप समझ लो कि यूपीएससी के सिलेबस के इस हिस्से में हमें प्रिपेयर करना है, और हमें ये प्रिपेयर करना है कि वो कैसे आया, कैसे उसको काउंटर करेंगे हम, कैसे हम उसको चैलेंज करेंगे, और क्या वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज पैदा कर सकता है। ये आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। देन
चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, यानी कि सोशल मीडिया, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया साइट्स इन दी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी क्राइम होता है वो क्राइम चलता है नेटवर्किंग और पैसों के ऊपर, नेटवर्किंग और पैसों के ऊपर। इल्लीगल पैसा, इल्लीगल नेटवर्किंग, माने आप कम्युनिकेट कर सकते हो बिना किसी मॉनिटरिंग के और आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, देन क्राइम विल हैपन। तो इसलिए उन्होंने सिलेबस में डाल दिया, ये इसका यही मतलब है। देन सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, लिंकेजेस टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विथ टेररिज्म, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विथ टेररिज्म और सिक्योरिटी फोर्सेस के चैलेंजेस और डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेस। मतलब कि यूपीएससी इज आस्किंग यू टू प्रिपेयर सिक्योरिटी फोर्सेस, उनका मैंडेट क्या है, वो क्या काम करती हैं, और वो कह रहा है कि बॉर्डर एरियाज में क्या चैलेंजेस हैं उनके लिए, और फिर वो कह रहा है कि जो हम टेररिज्म को देखते हैं उस टेररिज्म का कनेक्शन क्या है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बेसिकली दैट उनके पास एक प्रॉपर सोर्स है इनकम का, उनका एक नेटवर्क है, वो एक तरीके से काम करते हैं, उसके रूल है, उसूल हैं, वन ऑफ एक्टिविटी नहीं करते, वो प्लान्ड तरीके से एक्टिविटी करते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। जैसे ड्रग्स है, जैसे अफगानिस्तान में अफीम की खेती होती थी, उस अफीम की खेती से क्या होता था, पैसा आता था इलीगल, उस इलीगल पैसे से वेपन आते थे, वेपन से वो एनार्की क्रिएट करते थे, एनार्की से और अफीम होता था, और अफीम से फिर, तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम बन जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम का टेररिज्म से क्या संबंध है, वो ये जानना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सिलेबस। अब लास्ट क्विकली हम देखेंगे GS4 का सिलेबस। बहुत ही यूनिक पेपर है क्योंकि ये बड़ा ही लेटेस्ट इंट्रोडक्शन है बाय यूपीएससी। आई थिंक 2013 में ही ये इंट्रोड्यूस किया गया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये बड़ा ही ऑर्गेनाइज सिलेबस है। आप देख लो, इसमें 2 पार्ट है, एक तो आपसे थ्योरी पूछी जाती है और दूसरा केस स्टडी है। तो थ्योरी के अंदर ये पार्ट आता है, सबसे पहली जो चीज है वो आती है एथिक्स के बारे में, जनरल थियोरेटिकल नॉलेज, यानी कि एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस, यानी कि जो वैल्यूज हैं आपकी और आपके साथ वो कैसे इंटरेक्ट करती हैं। जैसे आप देख लो यहाँ पे वो लिखा है कि क्या एसेंस होता है उनका, कौन उनको डिटरमाइन करता है और उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। यानी आप किसी चीज में बिलीव करते हो, उनका एसेंस क्या है आपके लिए, और वो उसको डिटरमाइन कौन कर रहा है। नहीं मेरे पापा ने ऐसे बोला था, नहीं मैं ऐसा मानता हूं, मेरे जहन में ऐसा है, वो आपके डिटरमिनेंट्स हैं, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, आप उस तरीके से बिहेव करते हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। तो ये कह रहा है एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस। ओके, एंड आपके जो बेसिकली ह्यूमन एक्शंस में उनका रोल क्या है, एथिक्स के डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं, प्राइवेट लाइफ में एथिक्स होती है, पब्लिक लाइफ में एथिक्स होती है, और ह्यूमन वैल्यूज जो होती हैं वो डेवलप होती हैं। और दुनिया भर के जो ग्रेट लीडर्स हैं, रिफॉर्मर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनसे आपको क्या सीखने को मिलता है, और फैमिली से, सोसाइटी से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आपको क्या सीखने को मिलता है। यानी कि पहले पार्ट में एथिक्स में आपसे यह पूछा जा रहा है कि एथिक्स के साथ आप कैसे इंटरैक्ट करते हो, उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, उसके डिफरेंट डायमेंशंस क्या होते हैं, और जो डिफरेंट लोग हैं आपके चारों तरफ, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, रिफॉर्मर्स हो, लीडर्स हो, या आपकी फैमिली हो, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, वो आपको कैसे वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज को कैसे डेवलप कराते हैं। देन फिर वो 2 बातों पर जाता है, एक में वो कहता है एटीट्यूड और दूसरे में कहता है एप्टीट्यूड। एटीट्यूड आपसे संबंध रखेगा, एप्टीट्यूड जो है वो आपकी सिविल सर्विसेज से संबंध रखेगा। दोबारा बोल देता हूं, एटीट्यूड आपका होता है, एप्टीट्यूड आप किसी एग्जाम में या किसी प्रोफेशनल स्पेस में लगाते हो। तो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड 2 चीजें हो जाएंगी, इनके मतलब क्या है, इनके रोल क्या है, और इनका आगे कैसे यूज किया जाता है। देन आप देखोगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस का एक लाइन है, इससे हमेशा हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है लगभग। उसमें कॉन्सेप्ट पूछता है, यूटिलिटी पूछता है, एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में और गवर्नेंस में पूछता है, वो यहीं से क्वेश्चन बनता है। देन कंट्रीब्यूशन आता है मोरल थिंकर्स का, फिलोसोफर्स का। पहले किसका कंट्रीब्यूशन था, वो था ह्यूमन वैल्यूज डेवलपमेंट में एडमिनिस्ट्रेटर्स का, रिफॉर्मर्स का और लीडर्स का। यहां किसका कंट्रीब्यूशन पूछ रहे हैं, मोरल थिंकर्स का। डिफरेंट है, मोरल थिंकर्स का और फिलोसोफर्स का पूछ रहे हैं। ठीक है, यहाँ आपके गांधी जी याद आएंगे, गांधी जी उधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, विवेकानंद जी उधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, कुछ ऐसे आपको सोचने पड़ेंगे, यूजुअली ये लोग मिक्स होते हैं। ठीक है, फिर आप देखो पब्लिक सर्विसेज में जो वैल्यूज हैं, एथिक्स कैसा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है आपका गवर्नेंस, एथिक्स का रोल गवर्नेंस में यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो वे बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, एथिकल कंसर्न्स क्या हैं, डिलेमास क्या हैं, और ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं।
आगे आप देखोगे कि प्रोबिटी आती है गवर्नेंस में, अगेन वही पार्ट है, मीनिंग कि पब्लिक सर्विस में देखो ओपननेस क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, कैसे वो फायदा कर सकती है, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, बहुत सारे कोड्स भी हैं इसमें, कोड ऑफ कंडक्ट है, सिटीजन चार्टर है। ये आपने देखा होगा कि आपका जीएस पेपर 2 में भी था, तो यहाँ जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 का संगम होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इनको भी आप साथ में लेकर चल सकते हो। फिर आती है केस स्टडीज ऑन अबव इश्यूज, केस स्टडी भी इसी इश्यूज पे पूछी जाती है। ये रहा आपका जीएस 4 तक का सिलेबस। अब मैं क्विकली बता देता हूं आपको कि ऑप्शनल के बारे में क्या बात है सिलेबस में, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। देखिए ऑप्शनल जो होते हैं, ऑप्शनल के होते हैं 2 पेपर, पेपर 1 पेपर ए बेसिकली और पेपर बी, 2 पेपर होते हैं, ठीक है। और इनके सिलेबस आपको यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो डाउनलोड करोगे उसमें आपको मिल जाएंगे। आप इन सारे ऑप्शनल में से डिसाइड कर सकते हो। ह्यूमैनिटीज के भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इंक्लूडिंग एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और कॉमर्स भी है, अकाउंटेंसी भी है, मैनेजमेंट भी है, और साइंस के भी हैं, लिटरेचर के भी हैं, मेडिकल साइंस भी है और इंजीनियरिंग भी है। लगभग सारे ऑप्शनल्स इसमें अवेलेबल होते हैं। आप जो एक्सटेंडेड लिस्ट है आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में चेक कर सकते हो। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप डिसाइड जब ऑप्शनल करो तो उसमें सिलेबस का कैसा रोल हो सकता है। आपको क्या करना है, आपको जाना है और आपके लाइकिंग के सिलेबस को, ऑप्शनल के सिलेबस को डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट कराना चाहो प्रिंट करा लो, लेकिन उसको पढ़ो कि उसके अंदर क्या है। अब क्या वो सिलेबस आपके ग्रेजुएशन से मैच करता है कि नहीं, क्या वो सिलेबस आपके ग्रेजुएशन से मैच करता है। जैसे मैंने जो है एंथ्रोपोलॉजी ली, अब मुझे उसमें अच्छे मार्क्स आए। मैंने एंथ्रोपोलॉजी क्यों ली, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बायोटेक्नोलॉजी का है, तो एंथ्रोपोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में काफी सिमिलरिटीज थी, तो मैंने उस बिना पर इसको चूज किया। तो आपके ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में अगर कोई रोल है उस सिलेबस का तो आप उसको सोच सकते हो पिक करना। सेकेंडली आप देखो कि कितने सोर्सेस अवेलेबल हैं, यानी कि आप, क्योंकि देखो ऑप्शनल जो होता है बड़ा ही टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि प्लीज आप किसी से जाके इसको पढ़िए, आप खुद प्रिपेयर मत कीजिए, बहुत मुश्किल होता है। अनलेस यू आर वेरी ब्रिलियंट you should study with someone, because there is an exam and this subject is asked on the MSc level, below MSc level and above basically BSc level honors, BA honors के ऊपर पूछते हैं, बैचलर्स के ऊपर पूछते हैं, मास्टर्स के नीचे पूछते हैं, तो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, तो आप किसी से पढ़ना, इसलिए सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सोर्सेज में क्लासेस भी आती हैं और टेस्ट सीरीज भी आती है और नोट्स भी आते हैं, ये अवेलेबल होने चाहिए। अगर ये 2 चीजें कंबाइन हो जाएं तो सोने पे सुहागा है। फिर तीसरी चीज आपको क्या कंसिडर करनी है, वो करना है कि सिलेक्शन और मार्क्स किस में मिल रहे हैं, लेकिन ये आप बाद में सेलेक्ट करना, पहले आप इनको देख लो कि ये हो रहे हैं कि नहीं, फिर आप सिलेक्शन की तरफ जाना। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा देता हूं, आपके यूपीएससी की ही रिपोर्ट है, उसमें ये बता रहे हैं कि ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स और आपके जो सॉर्ट ऑफ लिटरेचर के जो सब्जेक्ट हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। अगर आप देखो यहाँ, यानी कि जो एंथ्रोपोलॉजी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, फिलोसफी है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी है, ये और ये वाले सब्जेक्ट्स थोड़े से डोमिनेंट हैं, ठीक है। फिर लिटरेचर भी थोड़ा सा है, बट ये सारे सब्जेक्ट डोमिनेंट हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरफ इशारा हो रहा है कि कौन ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। तो अब इनमें मार्क्स ऑब्वियसली मिल रहे होंगे, लेकिन इन चीज़ों को आप कम दिमाग में रखना, थोड़ा सा कम दिमाग में रखना, ज़्यादा आप ये रखना दिमाग में कि यार सोर्सेस हैं कि नहीं, और क्या मेरा इंटरेस्ट बन पाएगा कि नहीं, क्या मैं इसे थोड़ा बहुत जानता हूं पहले से कि नहीं, इस चीज़ पे जरूर ध्यान रखना। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आप पहले जरूर ये इंश्योर करना कि ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने में थोड़ी सी इंग्लिश का रोल होता है, आपकी थोड़ी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए। अगर नहीं है, आप मेहनत कर सकते हैं उसको अच्छी, तभी आप उसको चूज करना। तो ये मेरे 2 शब्द थे ऑप्शनल के ऊपर। अब आपका होता है इंटरव्यू। तो हमने देखा, क्या देखा कि एसए का पेपर हो गया, जीएस के 4 पेपर हो गए 1 to 4, फिर हमने देखा लैंग्वेज के पेपर हो गए, ठीक है। लैंग्वेज के पेपर के बाद हम आ गए अब इंटरव्यू के ऊपर। अब इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू का कोई सिलेबस है क्या सर? इंटरव्यू का सिलेबस बड़ा ही सिंपल है, वो आपसे करंट अफेयर्स पूछते हैं। करंट अफेयर्स पूछते हैं, क्या पूछते हैं आपसे? करंट अफेयर्स पूछते हैं। इंडिया में जो चल रहा है, बाहर जो चल रहा है, सब जगह जो चल रहा है, उसके बारे में आपकी अवेयरनेस चेक करते हैं, हाउ मच यू आर अवेयर। एंड अपार्ट फ्रॉम अवेयरनेस दे चेक योर एबिलिटी टू असिमिलेट नॉलेज। Assimilation meaning that you can connect things, you can express them, and they also check your ability to say things with conviction. मैं ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की ही बातें कर रहा हूं जो उन्होंने लिख के दिया है,
वो क्या चेक कर रहे हैं, आपकी नॉलेज कितनी है, आसपास की जो चीजें चल रही हैं आप उसको कैसे अच्छे से समझ पाते हो, कितना एग्जैक्ट तरीके से कन्विक्शन के साथ, ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ एक्सप्रेस कर पाते हो, और इसके अलावा आप कितना अच्छा अपने बारे में जानते हो। दैट इज कॉल्ड डेफ। आपकी जो डिटेल्ड एप्लीकेशन, वो डिटेल लेते हैं आपकी, उन पर वो जो सवाल पूछते हैं आप कितना ऑनेस्ट तरीके से आप जवाब देते हो। ये इंटरव्यू का सिलेबस होता है। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑनेस्टी का, दूसरा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके वक्तव्य का, आपके बोलने का। तो जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करें यूपीएससी की, कोशिश किया करें कि आप अच्छे से बात करें। मैं नहीं कह रहा आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, लेकिन आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि आप किसी भी चीज को समझें तो अच्छे से समझें और अच्छे से उसको बोलना भी सीखें, ताकि आपको यहां आके एकदम से तैयारी ना करनी पड़े। ठीक है, ये इंटरव्यू का सिलेबस रहा। ये रहा अपना आज का समरी। आज का हिसाब जो है वो ये है, आज की दिहाड़ी ये है कि 250 नंबर के ये सारे पेपर होते हैं, कुल मिलाकर 1750 होते हैं, जिसमें 275 नंबर इंटरव्यू के जुड़ करके 2025 हो जाते हैं। 2025 क्या होने वाली है, खत्म होने वाली है। 2025 क्या होने वाली है, टाटा बाय बाय होने वाली है। तो ये 2025 में से आपकी मेरिट बनती है और फिर आपका सिलेक्शन होता है। अब मैं आपको जाते जाते कुछ 4-5 बातें बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यूपीएससी प्रिपरेशन में आप शॉर्टकट्स के पीछे मत भागिएगा, कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप शुरुआत अगर कर रहे हैं अभी, तो प्लीज एनसीईआरटीज पर फोकस कीजिए, एनसीईआरटीज को थोड़ा अच्छा कीजिए। एनसीईआरटीज अच्छा करने के बाद आप बेसिक बुक पर, जो बुक्स हैं उन पर स्टिक करना। एनसीईआरटी जैसे ही खत्म हुआ, बेसिक बुक्स पर जाना, शॉर्टकट्स के पीछे मत भागना। यहां पर यूपीएससी में खास तौर पर अंडरस्टैंडिंग जो है सिलेबस की, वो स्ट्रेटजी पर ज्यादा हावी हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, जो काम आपको 4 महीने का लग रहा होगा, वो काम आप 1 महीने 2 महीने में भी कर सकते हैं, सिलेबस अगर अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने आपको हिंट दी कि जीएस पेपर 1 जो है वो बहुत हद तक जीएस पेपर 2 से मैच कर रहा है, जीएस पेपर 2 जो है वो जीएस पेपर 4 में हेल्प कर रहा है, जीएस पेपर 4 है वो जीएस पेपर 2 में हेल्प कर रहा है। ये तीनों के तीनों पेपर जीएस 3 को मिला लो आप, जीएस 3 में भी जीएस 1 का बहुत बड़ा रोल है, जीएस 2 का बहुत बड़ा रोल है, इन सब का ऐसे में बहुत बड़ा रोल है, और बहुत सारे ऑप्शनल्स का इन सारे पेपर्स पे बहुत बड़ा रोल है। अगर आप सिलेबस को अच्छे से समझते हैं तो आप ये जो मल्टीपल आप जो काम करने वाले थे, यानी कि गवर्नेंस पढ़ी, एथिक्स में अलग पढ़ रहे हैं और जीएस 2 में अलग पढ़ रहे हैं, साथ में पढ़ लो। सोशल जस्टिस जीएस 1 में पढ़ रहे हैं, जीएस 2 में साथ में पढ़ लो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप बहुत सारे काम को कम कर सकते हैं और आप शॉर्टकट्स लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और एक बात याद रखिए, कंसिस्टेंसी जो है वो ज्यादा दूर तक लेके जाएगी रादर देन हैक्स। यानी आप कोई जुगाड़ मत ढूंढिए, आप कंसिस्टेंट रहिए, पढ़ते रहिए, आपको थोड़ा समय लगेगा बट आप निकल जाएंगे। और यूपीएससी क्या रिवॉर्ड करती है? डिसिप्लिन रिवॉर्ड करती है, क्लैरिटी रिवॉर्ड करती है और पेशेंस रिवॉर्ड करती है। धैर्य पूर्वक आप अगर शुद्ध दिमाग से प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आप सफल हो सकते हैं। और सिलेबस अगेन रिपीट करता हूं, फाउंडेशन है आपकी प्रिपरेशन का, और हार्डवर्क जो है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और प्लीज 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 लॉन्ग टर्म एंड ऑनेस्ट प्रिपरेशन अगर आप करेंगे तो गॉड विलिंग आप जरूर सेलेक्ट होंगे। आज के लिए इतना ही, इस सीरीज में आप जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।